हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। तो हम पढ़ रहे थे जो हमारा 6 से 10 थे, हमारा राजस्थान है, उसकी बुकें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कक्षा 6 की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट। तो बिल्कुल राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी उनसे रिलेटेड ये अपना पार्ट रहेगा। जैसे बिल्कुल अपनी कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, इस प्रकार की हम सभ्यता है वो पढ़ेंगे। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। ठीक है, इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ ही कुछ सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार वो बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी अन्य सभ्यताएं संस्कृतियों में स्थल, मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे वो दबे पड़े हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राजस्थान से अमरी कौन कौन सी जो है सभ्यता है वो देखने को मिलती है। तो राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब प्रारंभ हुए, इससे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल की लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसे के बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। वे लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है हमें, जो उत्खनन के आधार पर जो सामग्री मिली है उसके आधार पर हम एक आइडिया लगा रहे हैं। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर, अस्त्र शस्त्र, उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों के पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। जो पहला युग उसे पाषाण या प्रस्तर युग है वो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मात्र पत्थर के उपकरण ही मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः इसे कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि जैसे उपकरण बनाए। ठीक है, ये पत्थर के बनाते थे उस टाइम। ठीक है, मानचित्र 4.1 को देखकर, ठीक है, आप चित्र देख सकते हैं, कालीबंगा सभ्यता के ये अवशेष है। और देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी घाटियों के शिलाश्रयों में बहुतायत मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और काश्तकारी की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। ठीक है भाई, धातु भी कौन सी अपनाई, तो तांबा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग है जो सभ्यता कालीन जो युग था उसमें किया गया, तो बिल्कुल तांबा आपको याद रखना है। ठीक है, पहले पत्थर से फिर तांबे से। ठीक है, आगे राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, एक तो कालीबंगा से, गणेश्वर और आहड़, ये मुख्यतः क्षेत्र है जहाँ से जो ताम्र सभ्यता का उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कालीबंगा सभ्यता। अब बात करते हैं राजस्थान में मानचित्र के आधार पर सभ्यता के महत्वपूर्ण जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे। तो बिल्कुल इस मानचित्र के आधार पर हम समझेंगे जो मेन अपने प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट कर दिया हमने। पीलीबंगा भी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। रंगमेल भी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। बड़ा पोल ये भी हनुमानगढ़ में। सोती कहाँ है, ये बीकानेर के अंदर हो गया अपना। और तिलवाड़ा बाड़मेर हो गया। बागौर भीलवाड़ा में। गिलोड राजसमंद, आहड़ उदयपुर। और नगरी कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है। और नगर टोंक में, रेड भी टोंक में। दर कहाँ है, भरतपुर में। बेराट जयपुर के अंदर हो गया। गणेश्वर सीकर, सुनारी झुंझुनू। इस प्रकार ये मुख्यतः जो मेन अपने सभ्यता के प्राचीन केंद्र है वो निम्न जिलों में है वो स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मानचित्र बिल्कुल समझना बहुत ज़रूरी है। मानचित्र के आधार पर आप राजस्थान जो जीके है वो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बात करें, पहला अपना है कालीबंगा। तो राजस्थान में द्रस्वती या सरस्वती नदी की घट्टी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुराय स्थलों की खोज की। तो पहली बात तो याद रखना है कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे, तो या तो द्रस्वती और सरस्वती, यानी इसी के दो नाम है, द्रस्वती और सरस्वती, आपको याद में रखना है। इसकी घाटी में ये हमें कालीबंगा के अवशेष मिले। और इसकी खोज किसने की, तो अमलानंद घोष। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज है वो किसने की, तो अमलानंद घोष ने की थी। ठीक, फिर है कि इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। ठीक है, जो प्राचीन काल में जिस टाइम ये सभ्यता थी उस टाइम तो द्रस्वती या सरस्वती नदी इस स्थान पर बहती थी, लेकिन वर्तमान में उस जो नदी का नाम है या उस स्थान पर बहने वाली नदी है वो घग्गर नदी है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में घग्गर है और उस टाइम सभ्यता काल में द्रस्वती या सरस्वती नदी है वहाँ पर बहती थी, और ये हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देश में यहाँ खुदाई हुई। ठीक है, खोज तो किसने की, अमलानंद घोष।
और खुदाई किसने की, तो बीबी लाल और बीके थापर आपको याद रखना है, ठीक है। ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल का एक नगर मिला है, ठीक है, और जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है भाई, मकानों में किसका उपयोग हुआ है, तो ईंटों का हुआ है। मकानों में 4 से 5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कितने, ये 4 से 5 कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी होती थी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लकड़ी और ईंटों की नालियाँ हैं, मुख्यतः कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अग्निकुंड वेदिकाएं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा आपको याद रखना है। संभवतः ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते हैं। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। ये भी है कि भाई कालीबंगा किसके समकालीन या किसके जैसा है, तो वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बिल्कुल समरूप है, ठीक है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले। ये लाइन भी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी बन सकता है कि कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। हाथीदांत का कंगा कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। मिट्टी के बर्तन हो गए, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि वो कालीबंगा की खुदाई में हमें प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने एवं मरुस्थल बढ़ने से ये समृद्ध बस्ती है वो उजड़ गई। एक अनुमान है कि इस प्रकार ये उजड़ी हुई थी। अब अगला है कि आगाटपुर या अहाड़ है। तो आगाटपुर और अहाड़ कहाँ पर है, तो उदयपुर के पूर्व में अहाड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। इन अहाड़ को अगर दूसरा नाम पूछे तो धूलकोट आपको याद रखना है। और ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाती थी, तांबावती या ताम्रवती, यानी कि यहाँ ये भी एक ताम्र संस्कृति या ताम्र जो काल थे उसी की संस्कृति थी। तो उदयपुर के पूर्व में अहाड़ नदी याद रखना है और स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं और पहले ताम्रवती के नाम से ये जानी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से ये नाम पड़ा, ठीक है। जायजी है भाई, जहाँ से तांबा प्राप्त हुआ वहाँ ताम्रवती नगरी हो गई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगाटपुर भी और अहाड़ भी दोनों नाम है इसके। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों, पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत है वो बांस और केलू से बनी हुई है। ये भी लाइन ध्यान रखनी है भाई, ऐसे कहाँ के मकान है, यानी कौन सी सभ्यता के जहाँ पर बांस और केलू की छतें बनी हुई है, तो वो है अहाड़ सभ्यता या आगाटपुर। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों और में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे हैं। ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान रखने की। मकानों में कितने, 4 से 6 चूल्हे, ठीक है, 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्षी हैं। ये लाइन बिल्कुल भाई, 4 से 5 चूल्हे मिले हैं मकान में, तो बिल्कुल यह है कि वहाँ संयुक्त परिवार रहता था, यानी कि सामूहिक भोजन विधि थी, यानी सब साथ में मिलकर रहते थे। जैसे कालीबंगा है वो एकल फैमिली यानी एकल परिवार के जैसा था, वो संयुक्त परिवार वहाँ पर नहीं था। लेकिन जो अपना अहाड़ है वो सामूहिक यानी संयुक्त परिवार की तरह है। यहाँ 5 से 6 चूल्हे वो एक मकान में मिलते हैं, यानी सब मिलकर रहते थे। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। अहाड़ में भट्टीनुमा चूल्हा भी मिला है। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। अहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्त्रियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए, ठीक है। तो इस सभ्यता के बाद में ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई और कौन सी सभ्यता इसके आधार पर बसी, यानी यहाँ के लोगों ने बसाई, तो वो एक तो गिलोंड हो गया, गिलोंड राजस्थान और भगवानपुरा में, ठीक है। ये 2 स्थान है वहाँ पर वो जाके बस गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है बालातल। बालातल कहाँ पर है दोस्तों, बालातल है उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालातल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन अहाड़ संस्कृति से संबंधित है। ये भी जो अहाड़ है बिल्कुल उदयपुर की उससे ही संबंधित है, और ये भी क्या है, ताम्रपाषाणकालीन ही है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। बालातल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण हुए तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई, कौन कौन से स्थान से क्या क्या मिला है, ठीक है। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे भाई। कुछ कृषि करके, कुछ पशुपालन और कुछ शिकार करके अपना है वो जीवन यापन करते थे यहाँ पर, ठीक है। बालातल में लोहे काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये केवल ताम्रकाल ही नहीं है, यहाँ पर लोहे काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त सभ्यता होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालातल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बिल्कुल ये लाइन आप रट लें या बिल्कुल नोट लगा के लिख लें। यानी एक तो बेराट है, बेराट कहाँ, अभी आगे बढ़ेंगे जयपुर में। उसके अतिरिक्त सॉरी, बेराट के अतिरिक्त बालातल ही ऐसा स्थान था जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बुना हुआ वस्त्र दो जगहों से, एक तो बेराट, एक बालातल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली सभ्यता है गणेश्वर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में बनता है कि सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर है, सीकर जिले में, कौन सी तहसील है, तो नीम का थाना है, और वहाँ पर ये गणेश्वर सभ्यता है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी भाई। खेतड़ी जो झुंझुनू में है वो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, तो वो गणेश्वर सभ्यता के नज़दीक है, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उसके कारण ही यहाँ पर ये ताम्र संस्कृति वो पनपी होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठे आदि में प्रमुख है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है भाई वहाँ से कौन कौन से ताम्र उपकरण मिले, तो बाण मिले, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि है वो प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता होगा। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, ठीक है, एक तो ये मिलते हैं। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहे कालीन इतिहास के जानने के लिए हमें बेराट हो गया, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। भाई अगर ताम्र का पाषाण काल में बात करें तो मुख्यतः आहड़ और गणेश्वर थी, लेकिन अगर लोहे युग की बात करें तो उनमें बेराट होगी, सांबर, बागोर, रेड ये महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल आगे हम पढ़ते हैं बेराट के बारे में। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख है वो प्राप्त हुआ था। अब बेराट क्या है, कहाँ है, बिल्कुल इसकी पूरी जानकारी हम इस बिल्कुल आगे चर्चा करेंगे। तो जयपुर जिले में स्थित बेराट, जयपुर में बेराट हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। चाहे कौन सा युग हो, यहाँ पर प्रमुख है वो केंद्र बना रहा। इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण। यहाँ पर दो पहाड़ियाँ, एक तो बीजक की और एक भीम डूंगरी, जो दो महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में मिलता है। बिल्कुल जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन है वो व्यतीत किए थे, जो पांडवों का अंतिम वर्ष था अज्ञातवास का, तो उस समय वो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराटनगर, वहाँ पर राजा विराट के पास रहे थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख, एक तो बाबरू या बेराट शिलालेख एवं एक बौद्ध मठ के अवशेष वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमारक और 28 यूनियन है। बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। 36 मिली है, जिनमें 8 तो क्या है पंचमारक, 28 है भारतीय यूनियन ही, ठीक है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ से क्या क्या मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, भीलवाड़ा में बागौर और जियाना दो जो पुरातात्विक स्थल है। जयपुर जिले में स्थित हो गया एक तो सांबर, एक जोधपुरा, और टोंक जिले में है नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता और गिलोंड आदि स्थल है वो पाषाण, ताम्र पाषाण एवं ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये स्थान और इनके जिले भी आपको याद में रखने हैं, ठीक है। ये बेराट का बौद्ध मठ अवशेष हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल ये अपना चौथा पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल से संबंधित था, ठीक है। और हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला 5वां जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।